हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज जो हम आर्टिकल जिसकी हम बात करेंगे वो जनरली सारे के सारे आर्टिकल द हिंदू के हैं। आपके लिए खुशी की बात है, आप लोगों को द हिंदू वैसे ही बहुत पसंद है, सिर्फ एक आर्टिकल को छोड़ के जो कि हमने लाइव मिंट से लिया है, जो कि पहला आर्टिकल ही है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बाकी म्यांमार कॉन्डरी इट्स अ पैराडॉक्सल पॉलिसी, ये द हिंदू में दिया हुआ है। चाइना डिफ्लेशन अ कॉज ऑफ फॉर कंसर्न, विल द फेडरल फंड हाइक इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्री डेप्ट। ये सब सारे आर्टिकल आज हम बात करेंगे, इन सारे आर्टिकल्स की। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है जिसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले, इन अ पिकल द वेजिज बिहाइंड द आरबीआई रेट्स। ये आर्टिकल लाइव मिंट का है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों न्यूज़ में था ये आर्टिकल? आरबीआई ने रिसेंटली बाई मंथली पॉलिसी रिलीज़ की है। बाई मंथली पॉलिसी का मतलब है हर 2 महीने में एक बार आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है और डिसाइड करती है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, क्या होता है इनके बारे में बात करेंगे। तो बाई मंथली पॉलिसी अपनी रिलीज़ की है, उसमें जो रेपो रेट है उसको चेंज नहीं किया है, जो कि अनचेंज है। समझ में आया? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज रखा हुआ है। ठीक, क्या रीज़न है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट होता है बेसिकली इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक जो लोन लेता है आरबीआई से, वही लोन में जो इंटरेस्ट रेट उसे पे करना पड़ता है जब वो लोन वापस करता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब जब सेंटर जो अपना कमर्शियल बैंक होता है वो कंज्यूमर को लोन देता है, अब मान लो 6.5 से रेपो रेट है, मतलब 6.5% पे किसने उठाया लोन? कमर्शियल बैंक ने। और कमर्शियल बैंक अपने को कितने में दे रहा है? 8.5% में। इसका मतलब कि 2% क्या हो जाएगा इनका? प्रॉफिट। और इसी 2% को हम बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है, जो स्प्रेड होता है यही इनका प्रॉफिट होता है और इसी से पूरी तरीके से बैंक चलता है, यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। समझ में आया क्या? तो रेपो रेट जो है कौन फिक्स करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, है ना। आरबीआई का होती है, आरबीआई में एक कमेटी होती है जिसके 6 मेंबर है, जिसको हेड कौन करता है? गवर्नर। गवर्नर जो है हेड करता है और डिसाइड करता है। हर 2 महीने में एक बार जो है डिसाइड किया जाता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस चार्ट की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और रेपो रेट का। ठीक, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है एक बार ये भी जान लो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब एक बहुत सारे गुड्स का एक बकेट बना दिया है, ठीक है, जिसमें फूड के बहुत सारे क्या हैं, जैसे कि ये फूड प्राइसेस हैं, है ना, बहुत सारे फूड के आर्टिकल्स हैं और इंडस्ट्रियल आर्टिकल हैं जैसे कंघी, है ना, तेल, ये सब सारी चीज़ें हमने बना दिया है। 600-700 मान लो, सपोज़ कि 700 आर्टिकल्स इस बकेट में, बास्केट में है। अब इनका जो प्राइसेस है किस तरीके से चेंज हो रहा है, मान लो लास्ट ईयर अभी चल रहा है अगस्त, तो लास्ट ईयर अगस्त में इसके प्राइसेस क्या थे? सीपीआई के 100 रुपये थे, ठीक, और अभी हो गए हैं 105। तो सीपीआई कितना हो जाएगा? 5%। समझ में आया क्या? तो इन्फ्लेशन कितना हो जाएगा? रिटेल इन्फ्लेशन 5%। ठीक, तो आरबीआई जो रेट डिसाइड करती है वो किसके हिसाब से डिसाइड करती है? सीपीआई के, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के। एक और इंडेक्स कौन सा होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। समझ में आया क्या? तो ये हमारा सीपीआई होता है। ठीक, तो क्या हुआ है यहाँ देखा जाए तो सीपीआई की वैल्यू देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 8% के आसपास। ठीक है, ये कौन सा एरिया टाइम है? लॉकडाउन का। लॉकडाउन का टाइम है, वहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा था सब इन्फ्लेशन? क्योंकि सप्लाई बंद हो गई थी। सप्लाई बंद हो जाएगी, डिमांड रहेगी लोगों की, लेकिन सप्लाई बंद हो जाएगी तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन जो है बहुत बढ़ेंगे। फिर इसलिए उस समय जो है इंटरेस्ट रेट उतने ज़्यादा कम नहीं किए गए। ठीक है, उतने ज़्यादा उतने ज़्यादा बढ़ाए नहीं गए क्योंकि सप्लाई वाला सिचुएशन था और इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने या कम करने से कुछ हो तो नहीं सकता था क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था लॉकडाउन होने के कारण। तो इंटरेस्ट रेट कुछ भी रहे, है ना, और इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो सकता था, तो कोई सेंस नहीं था उस समय रेपो रेट को बदलने का। उस समय रेपो रेट 4% के आसपास रहा है। समझ में आया? फिर जैसे जैसे लॉकडाउन खुला वैसे वैसे सप्लाई बढ़ी और जो प्राइसेस थे वो ईज़ होने लगे और 6% है उससे कम होगा। ये हमारी क्या है? मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है ना। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में बात करेंगे अभी। 4% क्या है? 4 + -2 ये इन्फ्लेशन टारगेट है हमारा। 6% से ज़्यादा हो जाता है तो चिंता हो जाती है ना, आरबीआई पे क्वेश्चन उठने लग जाते हैं। तो 6% से कम हो गई, तो उस समय भी हमारे जो इंटरेस्ट रेट था वो क्या था? 4% के आसपास था रेपो रेट। ठीक है, क्यों था? क्योंकि हम ग्रोथ को ही बढ़ाना चाहते हैं। ग्रोथ और इन्फ्लेशन में ट्रेड ऑफ होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या चाहिए हमें? ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट कम चाहिए,
इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो कैपिटल कॉस्ट कम होगी, कैपिटल सस्ती होगी तो लोग लोन लेंगे इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और ग्रोथ बढ़ेगी। समझ में आया? ये सारी साइकिल चलना शुरू हो जाती है, ठीक। लेकिन अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा, और इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो जो ग्रोथ होगी वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी नहीं। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है नॉर्मल हो गया था, तो फिर आरबीआई ने जो है 4% रेपो रेट रखा ताकि ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। फिर क्या हुआ, इस 2022-23 की बात करें, 2022-23 में फिर से सप्लाई साइड इशू आया। सप्लाई साइड इशू क्यों आया? सीपीआई फिर से बढ़ने वाला था, क्योंकि इसमें ना फ्यूल भी बहुत ज़्यादा है, फ्यूल के जो आर्टिकल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। फ्यूल के आर्टिकल बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, फ्यूल के आर्टिकल से प्राइस बहुत बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि पूरे दुनिया में यूक्रेन और रशियन क्राइसिस के कारण जो है फ्यूल के प्राइसेस हाई हो गए, और टर्मोइल होने के कारण इंडिया में भी फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए। फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए तो सीपीआई बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। किसको? आरबीआई को। हालांकि यहाँ पर सप्लाई में क्यों बढ़ा रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, क्योंकि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना। अब प्राइसेस तो कोई मतलब अब इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो जाए, लेकिन फ्यूल के प्राइसेस तो बढ़े ही रहेंगे जब तक बढ़े रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो आरबीआई है उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। क्यों बढ़ाया उस पर बात करेंगे। समझ में आएगा? अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो उसके बाद जो हमारा 6.7 के आसपास इन्फ्लेशन रहा है 2022 से 23 में एवरेज, उसके बाद मई में जो हमारा इन्फ्लेशन था वो कम होकर 4.3 हो गया। लेकिन रिसेंटली फिर से जो है वेजिटेबल्स प्राइसेस बढ़ने के कारण बहुत तेज़ी से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी चक्कर में जो आरबीआई ने अपना पॉलिसी स्टांस है उसको एकोमोडेटिंग से न्यूट्रल कर दिया है ना। एकोमोडेटिंग स्टांस को विड्रॉ करके न्यूट्रल कर दिया। एकोमोडेटिंग स्टांस का मतलब होता है कि नेक्स्ट पॉलिसी में है ना क्या सिग्नल दे रही है आरबीआई कि नेक्स्ट पॉलिसी में वो क्या करेंगे, जो रेपो रेट है वो कम नहीं होगा। एकोमोडेटिंग का मतलब है कि हाँ कंसीडर करेंगे, एकोमोडेट कर सकते हैं, अगर चीज़ें ईज़ हुई तो कम करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये न्यूट्रल होने का कि अगली पॉलिसी में कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, या तो बढ़ेगा या तो फिर उतना ही रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ये आपको सिग्नल देने के लिए रहता है नेक्स्ट पॉलिसी में। ये स्टांस जो है समझ में आया? तो इस आरबीआई ने क्या स्टांस को विड्रॉ किया है, एकोमोडेटिंग स्टांस को, और न्यूट्रल जो स्टांस है उसको तब फॉलो कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया, रिसेंटली जो आरबीआई की क्या थी, जो बाई मंथली पॉलिसी थी, ठीक। उसके बाद होम बोरोवर्स के लिए क्या फ़ायदा और नुकसान है। तो होम बोरोवर्स के लिए ऑब्वियसली 4% से 6.5% हो गया रेपो रेट। तो कमर्शियल वाले जो बैंक होंगे उनके लिए भी 6.5% है, तो 9% तो हो ही जाएगा। 9% 10%, तो आपका जो ईएमआई बिल होंगे ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। एग्जैक्टली समझने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे हम बात करेंगे वो है टॉपिक इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब होता है जनरल लेवल ऑफ इंक्रीज़ इन प्राइस, ठीक है। तो जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो बढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था सीपीआई का, तो अगस्त से अगस्त में, ठीक है। अगर पिछले अगस्त में 100 रुपये, इस अगस्त में 105 है अगर बास्केट का, तो आपका 5% क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है सप्लाई साइड और एक होता है डिमांड, ठीक है। तो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, सप्लाई साइड हो रहा है तो बढ़ेगा ही। तो सप्लाई साइड से जो प्राइसेस बढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। और डिमांड साइड क्या होता है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब मनी मार्केट में ज़्यादा है, तब डिमांड साइड इन्फ्लेशन होता है। इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत बढ़िया है ना। आप लोगों का फेवरेट सलमान भाई होंगे, उनकी मूवी आने वाली होगी, मानो ईद वीद होगी तो उनकी मूवी आएगी, और जब आएगी उनकी मूवी तो खूब लाइन लगेगी। अब लाइन तो भाई की डिमांड बहुत है, अब सुबह से पहुंच जाएंगे बच्चे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सप्लाई तो भाई उतनी ही है ना, हॉल की सप्लाई तो उतनी है, एक टाइम पे उतने ही लोग बैठ सकते हैं। क्या करोगे, जुगाड़ कर लिया जाए कहीं से, बोलोगे कि यार 100 की टिकट है ना 200 देता हूँ, भाई डायहार्ड फैन हो तो दोगे 200। डिमांड ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है कोर, एक होता है हेडलाइन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होते हैं, जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्यूल्स, वेजीज, ठीक है, और अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितनी भी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें आती हैं काय में, फूड आर्टिकल्स हेडलाइन इन्फ्लेशन में। और जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें क्या होता है, उसमें ये जो वोलेटाइल चीज़ें हैं वो सब नहीं आती। इसलिए जो इंडस्ट्री होती है वो हमेशा कहती है आरबीआई को कि क्या करिए आप, कोर इन्फ्लेशन लीजिए रेपो रेट सेट करने के लिए। लेकिन रेपो रेट सेट करने के लिए है ना, आरबीआई क्या बोलती है कि हम तो हेडलाइन या फिर सीपीआई इन्फ्लेशन ही लेंगे। सीपीआई में भी फूड आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, हेडलाइन वही होता है। समझ में आया क्या? तो 2014 में उर्जित पटेल की कमेटी बैठाई गई थी। उस समय जो रघुराम राजन हैं वो गवर्नर हुआ करते थे। उनकी रिकमेंडेशन पे सीपीआई और हेडलाइन इन्फ्लेशन के हिसाब से ही डिसाइड होगा, ठीक है। इंडस्ट्री वाले क्या क्यों चाहते थे कोर,
क्योंकि उनको ही तो कैपिटल लेनी होती है, उन्हें ही तो इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर 10% अब इंटरेस्ट मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है तो रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन अब उन कुछ तो कर ही नहीं सकते ना। वो तो आप अगर फ्यूल बढ़ रहा है रशिया के कारण, तो इन लोग तो कुछ नहीं कर सकते, आरबीआई भी कुछ नहीं कर सकती उसे कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई साइड है वो तो इंडस्ट्री बोलती है कि आप कोर इन्फ्लेशन को ही कंसिडर करिए रेपो रेट डिसाइड करने के लिए। उनकी बात भी सही है, लेकिन आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बोलती है कि नहीं, हम करेंगे जो कॉमन लोगों को इन्फ्लेशन दे मतलब जो हाई प्राइस देने पड़ रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, ऐसा क्यों करती है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो क्या होता है, मान लो फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी ना, तो आगे चल के इंडस्ट्री के जो गुड्स होंगे सर्विस होंगे उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे ऑब्वियसली। और रॉ मटेरियल भी तो बढ़ेगा वेजीज और एग्रीकल्चर गुड्स के बढ़ने से, तो इंडस्ट्री के जो गुड्स होंगे उसके प्राइसेस तो फ्यूचर में प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए अभी से ही आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट बढ़ाना शुरू कर देती है। समझ में आया क्या? रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे कम होता है एक बार ये भी जान लेते हैं। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो, ठीक है, जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो जो कैपिटल है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कैपिटल की कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो फिर लोग लोन नहीं लेंगे, है ना। मैं घर बनवाने वाला था, जैसे ही देखा अरे 10% हो रहा है, तो भाई अभी नहीं ले रहा हूँ। कौन लेगा? कोई मतलब नहीं है, थोड़ा कम हो जाने दो इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ईएमआई बहुत आएगी। तो फिर लोग जो है खर्चा नहीं करेंगे एक्सपेंडिचर, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, ईज़ हो जाएगा। समझ में आया क्या? है ना, डिमांड कम हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा। अब मैं घर बना रहा था तो बहुत सारे लोगों को पैसे दे रहा था ना, है ना, किसी न किसी को तो पैसे बांट रहा था, जो लेबर है उनको पैसे मिल रहे थे। सबके जेब का पैसा जो है मैंने दबा लिया अपने जेब में, अब रखे रहा घर पे। समझ में आया? तो मार्केट में मनी नहीं पहुंचा, एक्स्ट्रा मनी सप्लाई नहीं हुआ, तो ज़्यादा मनी ही नहीं गया, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम होएगा ना, होएगा कि नहीं होएगा? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये हो गया इन्फ्लेशन। और आपको समझ में आया कि क्यों जो है सप्लाई साइड होने के बावजूद भी, इस बार प्रीलिम्स में ये सेम क्वेश्चन आया था। प्रीलिम्स में इस बार एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन था, वो यही था। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, फोरकास्ट क्या किया है आरबीआई ने, अभी बोला है कि जो ईयरली है इस साल का वो होगा 5.4%। इसके पहले कितना था, 5.1%, उसको बढ़ा के 5.4 कर दिया है। और सितंबर का जो एक्सपेक्टेड है वो 6.2 कर दिया है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितना है, 4 ± 2। इसका मतलब है आरबीआई को कितना मैनेज करना है, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। दोनों ही दिक्कत है ना, डिफ्लेशन पड़ेंगे अभी, 2 से कम होगा तो फिर इंडस्ट्री को नुकसान होगा। ठीक है, प्राइसेस कम रहते हैं तो लॉसेस होते हैं। ठीक, अभी आगे डिफ्लेशन पड़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ±4 ये इनका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन टारगेट होता है अचीव करना। गवर्नमेंट ने कहा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग करके ये जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो अचीव किया जाए, और उसके कारण थोड़ा ग्रोथ का भी नुकसान होता है, लेकिन ग्रोथ करना गवर्नमेंट का काम है मेन, है ना। और प्राइस स्टेबिलिटी जो मेन ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का आरबीआई का, वो है प्राइस स्टेबिलिटी। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके बाद फिर वाई रेज रेट अमिट सोरिंग फूड इन्फ्लेशन, ये मैं बता चुका हूँ। इसके कारण ग्लोबल में क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ग्लोबल का जो है 10 ग्लोबल सिनेरियो इम्पैक्ट इंडिया बिल्कुल नहीं। ठीक है, ग्लोबली भी यूएस फेड रिजर्व ने 5.25 से 5.5 कर दिया इन्फ्लेशन, उसके कारण डेप्रिसिएशन हो सकता है, लेकिन इंडिया में 6.5 है। तो अपने जो यूएस के लोग आके पैसा लगाए हैं वो मतलब अभी तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन नियर फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा कि जो आरबीआई है वो 6.5 से कम करके 5.5 तक पहुँचे, क्योंकि नहीं तो कैपिटल फ्लाइट होकर एकदम तेज़ी से भागेगी इंडिया से उठ के यूएस डॉलर, और यूएस डॉलर अगर गया तो अपना फॉरेक्स गया नीचे, और पैनिक मचना चालू, और डेप्रिसिएशन चालू, और टेपर टेंट्रम चालू, और फिर किसको, या तो आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ेगा, उसको मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये होता है हमारा आर्टिकल ख़त्म। आर्टिकल है वो है इंडियाज़ म्यांमार कॉन्डरी इट्स पैराडॉक्सल पॉलिसी, द हिंदू में आया हुआ है, और जो जीएस पेपर 2 है उसके लिए काफ़ी रेलेवेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। तो सबसे पहले हम क्राइसिस को जान लेते हैं, म्यांमार क्राइसिस क्या है, पूरा सीक्वेंस जानेंगे ताकि आपको ये आर्टिकल समझ में आए। ठीक है, तो 1948 में ये आज़ाद हुआ था ये कंट्री म्यांमार, किससे, ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, और हमारे जस्ट एक साल बाद, उसके बाद 1962 से 2011 के बीच में यहाँ पर जो है आर्म फोर्सेस का रूल रहा है, जिसे जुंता गवर्नमेंट का रूल भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर सिविलियन डेमोक्रेसी आई थी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत से जो है मूवमेंट करना पड़ा था। उसको लीड किसने किया था, आंग सान सूची ने। 2015 में पहला इलेक्शन हुआ फ्री और फेयर, जिसमें कि आंग सान सूची की जो पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, वो बहुत आराम से जीत गई। मल्टी पार्टी इलेक्शन था, फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ था, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाई, क्योंकि 2008 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जो मिलिट्री रूलर्स द्वारा बनाया गया था, उसमें ऐसी कुछ चीज़ें आई थी जिनसे इनको इनएलिजिबल कर दिया गया, है ना। बेसिकली रीज़न ये था कि इनके जो 2 बच्चे थे उनका पासपोर्ट ब्रिटेन का था, तो मुझे उतना समझ में नहीं आया कि ये कैसा रीज़न है, पर स्टिल वो नहीं बन पाई प्रेसिडेंट, और उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। तो 5 साल वो फॉरेन मिनिस्टर रहीं। 2020 में दोबारा इलेक्शन हुए, दोबारा एनएलडी जीत गई। ठीक है, लेकिन ये इलेक्शन को
जो है रद्द करके मिलिट्री रूल लेके आया गया, वापस कूप कर दिया गया। कूप मतलब होता है तख्ता पलट, ठीक है। तो अभी 2020 में तख्ता पलट दोबारा हो गया था कोविड के समय में। और एक जो बहुत बड़ा क्राइसिस है यहाँ पर जिसकी मैं बात नहीं किया हूँ वो है रोहिंग्या क्राइसिस। जो आर्म फोर्सेज है वो रोहिंग्यास को, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको बहुत वहाँ पर मार रहे हैं, इतनी क्लिनसिंग हो रही है, वायलेंस हो रहा है उनके अगेंस्ट, उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है। स्टेट मतलब उनके पास कोई स्टेट ही नहीं है और सारे के सारे रिफ्यूजी बांग्लादेश और इंडिया की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको कोक्स बाज़ार में, जो कि बांग्लादेश में एक आइलैंड है, वहाँ पर रिहेबिलिटेट कराया गया था। इंडिया ने जो है कोविड टाइम पे उनको फूड असिस्टेंस और वैक्सीन्स वगैरह भेजी थी, ठीक है। तो रोहिंग्या क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पर कन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ा इशू है जिसके कारण बहुत ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रीसेंट डेवलपमेंट है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो वहाँ के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इमरजेंसी को 6 महीने और क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, जो कि वॉयलेशन है 2008 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ना, नहीं कर सकते आप लगातार इतने समय तक एक्सटेंशन, ठीक। उसके बाद लेकिन जो मिलिट्री रिजीम है उसने पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज़ कर दिया है और कुछ लोगों की जो प्रोमिनेंट फिगर है उनकी सेंटेंस भी कम कर दी है ना। आंग सान सूची को भी रिलीज़ करके उन्हें हाउस अरेस्ट पे कर दिया है, ठीक है। लेकिन इस डेवलपमेंट के भी बाद भी जो है म्यांमार जो है अभी डेमोक्रेसी से कहीं ज़्यादा दूर है, ठीक है। जो सबसे बड़ा इशू है जो इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है कि एक जो ये सब क्यों हो रहा है, आसियान के 5 पॉइंट कंसेंसस साइन होने के बाद जो है और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर के कारण जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वहाँ पर वो इलेक्शन कराने की बात कर रही है और धीरे धीरे जो है नॉर्मलसी लाने की बात कर रही है, ठीक है। इंडिया भी प्रो डेमोक्रेसी सपोर्ट कर रही है, इंडिया ने भी 5 पॉइंट कंसेंसस को सपोर्ट किया है। 5 पॉइंट कंसेंसस में क्या था, जो आसियान और मिलिट्री गवर्नमेंट के बीच में साइन हुआ था, उसमें कहा गया था कि आप जो है वायलेंस को बहुत जल्दी ख़त्म, इमीडिएटली ख़त्म करिए और नॉर्मलसी और डेमोक्रेसी को वापस इस्टेब्लिश करिए, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो चीज़ है, जो सबसे बड़ा इशू है कि अभी डेमोक्रेसी आना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो एनएलडी है उन्होंने जो नेक्स्ट इलेक्शन है उससे अपने आप को जो है बैक खींच लिया है और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। एनएलडी मतलब आंग सान सूची की जो पार्टी है, और वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। दूसरा यूएसडी, यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, ये पार्टी जो है जो कि मिलिट्री बैक है, मिलिट्री आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही है और ज़्यादा जितने भी मिलिट्री वाले हैं वो इसी पार्टी में, ठीक है। तो ये अकेली पार्टी बचेगी। और जो इन्होंने एक लॉ लेके आए हैं जो पार्टी रजिस्ट्रेशन लॉ है, उसके कारण छोटी छोटी जितनी पार्टी है उनको भी इलेक्शन के लिए इनएलिजिबल कर दिया है। इस कारण अगर इलेक्शन होंगे भी तो वो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रहेगी और उसमें जो यूएसडीपी पार्टी है उसी को मतलब जीतना लगभग 100% है, ठीक है। तो इसमें और एक और बात जो कही गई है कि आंग सान सूची का जो रोल है वो, उसके बारे में बात की कि अगर उन्हें हाउस अरेस्ट करने से, रिलीज़ करने से क्या होगा, जो आंदोलन है, जो प्रो डेमोक्रेसी आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो मिलिट्री के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पहले भी तैयार हो गई थी और अब भी शायद वो दोबारा तैयार हो सकती है। मिलिट्री का जो कंट्रोल है वो सिर्फ 40% जगह पर है, बाकी 60% जगह पे जो है अभी भी छोटे छोटे जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, राइवल रिबेलियन ग्रुप हैं, जो प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप हैं, उन लोगों का कंट्रोल चल रहा है। तो वैसे भी 40% पॉपुलेशन के साथ इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है। तो ये अभी रिसेंट के डेवलपमेंट है। इंडिया की पॉलिसी की बात करें तो, अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो 1991 तक म्यांमार के साथ इंडिया की ना जो पॉलिसी थी वो मॉरलिटी पे बेस्ड थी, है ना। और वहाँ पर क्योंकि मिलिट्री रिजीम थी तो इंडिया ने वहाँ पर उनसे ज़्यादा कांटेक्ट, ज़्यादा रिलेशन नहीं रखा। 1991 के बाद इंडिया ने जो है थोड़ा रियलिटीज़ जो हैं वहाँ की उसको जानते हुए नॉर्थ ईस्ट के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, और जो चाइना का जो कार्ड था, जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए इंडिया ने वहाँ से म्यांमार से रिलेशन शुरू किए, ठीक है। तो इंडिया की जो पॉलिसी थी वो इन्हीं मेन रीजंस के कारण आर्म फोर्सेस के साथ जो है रिलेशन बढ़ाने की थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने 2011 के बाद जो इंडिया हमेशा से डेमोक्रेसी को तो सपोर्ट करते रहा है। आंग सान सूची आई तो उनको भी सपोर्ट किया गया और इंडिया ने हमेशा प्रो डेमोक्रेटिक जगह मूवमेंट को जो है सपोर्ट किया है, ठीक। लेकिन इंडिया की जो बहुत सारे इश्यूज़ थे नॉर्थ ईस्ट के, जो सिक्योरिटी इश्यूज़ थे वो बहुत सारे होने के कारण आर्म फोर्सेस के साथ इंडिया को बहुत ज़्यादा रिलेशन एंगेजमेंट करनी पड़ी। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में क्या होता था कि जो भी मिलिटेंट ग्रुप थे वो म्यांमार में जाके छुप जाते थे, तो वहाँ छुप जाते थे, इसलिए अगर वहाँ का एंगेजमेंट, वहाँ की जो फ़ौज है उससे अगर रिलेशन नहीं रहेंगे, सॉरी, तो उनको पकड़ पाना मुश्किल है। और ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह भी बहुत हो रही थी। तो ड्रग ट्रैफिकिंग से क्या होता है बेसिकली, अगर बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग होती है तो ये ड्रग बेचते हैं, उसी से आम खरीदते हैं और उसी आम से जो है अपने यहाँ वायलेंस होता है। तो अनस्टेबिलिटी के कारण जो है इंडिया को एंगेजमेंट बढ़ाने की ज़रूरत थी। रिसेंटली
जो इंडिया की रीसेंट जो पॉलिसी है वो भी जो आर्टिकल वाले हैं, जो आर्टिकल में कहा गया है वो पैराडॉक्शियल है। पैराडॉक्स का मतलब है इंडिया बोल रही है कि प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वापस आना चाहिए, नॉर्मलसी वापस आना चाहिए, लेकिन जो जनता गवर्नमेंट है, आर्म फोर्सेज है, उनके साथ जो है एंगेजमेंट बढ़ाई जा रही है। एंगेजमेंट बढ़ाने का कारण क्या है? एंगेजमेंट बढ़ाने का सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट कारण है। एक तो चाइना कार्ड है, ठीक है, और दूसरा जो है नॉर्थ ईस्ट की जो सिक्योरिटी है, ठीक है। इंडिया जो है चाइना कार्ड के कारण जो है कनेक्टिविटी क्या कर रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो कनेक्टिविटी पे बेस है। एक तो ये हमारा बैकयार्ड है, हमारे बैकयार्ड पे जो है चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम सहेंगे क्या? नहीं सह सकते, ठीक है। तो हम लोग बहुत तेज़ी से जो है कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के साथ और आसियान के साथ, है ना। आसियान कंट्री है म्यांमार, ठीक है। तो आसियान के साथ जो है कनेक्टिविटी करने के लिए म्यांमार हमारे लिए ब्रिज है, तो हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जैसे कि कलादान प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस पे बहुत तेज़ी से काम इंडिया कर रही है। हालांकि इंडिया प्रो डेमोक्रेटिक जो इवेंट हो रहे हैं उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन म्यांमार की जो आर्मी है उसको डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करने से भी बच रही है। तो ये जो पैराडॉक्स है, ये पैराडॉक्स का कारण बेसिकली चाइना का कार्ड है, वही रीज़न है, और जो नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी इशूज़ हैं वो रीज़न है। इंडिया ने रिसेंटली जो फ्री मूवमेंट रिजीम थी उसे भी सस्पेंड कर दिया है। फ्री रेजेंट मूवमेंट इसमें आया हुआ है, इसलिए मैं बता देता हूँ क्या है कि 16 किलोमीटर दोनों साइड के जो बॉर्डर है इंडिया की, वहाँ के जो ट्राइबल के लोग हैं वो 16 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, ठीक है। इसको साइन किया गया था, ठीक है, और अभी ये जो एग्रीमेंट है इसको सस्पेंड कर दिया है, मतलब अब ये FMR जो रिजीम है उसको सस्पेंड हो गई है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो पैराडॉक्स है उसकी इस आर्टिकल में बात की गई है, और जो कंक्लूजन है वो आपको इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक है। इंडिया को जो है क्या करने की ज़रूरत है? डेलिकेट बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है, इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करने की ज़रूरत है अपने जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं और जो सिक्योरिटी इंपेरेटिव है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ठीक है, ताकि जो है जो इंडिया की जो रोल है म्यांमार के फ्यूचर को शेप करने के लिए, वो उसके लिए जो है ये सब पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप एकदम रट लीजिए जो लाइनें लिखी हुई है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूँ। स्ट्राइकिंग अ डेलिकेट इक्विलिब्रियम बिटवीन इट्स डेमोक्रेटिक आइडल्स, security imperatives and economic interest will be instrumental in shaping a coherent and effective approach, underscoring India's role in Myanmar future trajectory and contributing to the region stability and progress, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल था। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है चाइनाज डिफ्लेशन अ कॉज फॉर कंसर्न, द हिंदू में यह आर्टिकल आया हुआ है। और चाइना में जो है रिसेंटली जो जनरल प्राइसेस हैं गुड्स और सर्विसेज के वो कम होने लगे हैं, है ना। जनरली प्राइसेस बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इवन इंडिया में भी वेजिटेबल्स के कारण प्राइसेस बहुत राइज हुए हैं, लेकिन चाइना में जो जनरल लेवल ऑफ प्राइस है वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। डिफ्लेशन का मतलब जस्ट अपोजिट टू इन्फ्लेशन होता है, और उसका इट रिफर्स टू अ जनरल फॉल इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी, ठीक है। जनरली मतलब क्या होता है? जो प्राइसेस लेवल हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, जो जनरल प्राइस लेवल हैं वो कम हो रहे हैं, ठीक है। जो डेफिनेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। कभी कभी जो है इसकी पुरानी जो डेफिनेशन थी वो मनी सप्लाई के टर्म्स में थी रेदर देन फॉल इन प्राइसेस के टर्म्स में, ठीक है। तो अगर मनी सप्लाई कम हो रहा है तो बोला जाता था कि डिफ्लेशन हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है, व्हाई इज़ इट वरी, तो जो जनरली बिलीव किया जाता है कि इट इज़ अ सिग्नल ऑफ फॉलिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच कुड लीड टू स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो जब प्राइसेस कम होते हैं इसका मतलब ये है कि जो डिमांड है वो कम हो रही है, ऐसा बिलीव किया जाता है। अब मान लीजिए कि प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, ठीक है, फॉलिंग प्राइसेस, उसके कारण क्या होगा? जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। या फिर फॉलिंग प्राइसेस होने के कारण क्या होगा? अगर मैं मान लीजिए कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ हाई, अपना चाह रहा हूँ कि एक घर बनाया जाए, हाउस कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, ठीक, और जनरली डिफ्लेशन हो रहा है और लोहे के प्राइसेस गिर रहे हैं। अब लोहे के प्राइसेस जब गिरेंगे तो मैं क्या सोचूंगा कि यार रुक जाता हूँ, अभी थोड़ा रुक जाऊँगा तो हो सकता है कि प्राइसेस और गिर जाएँ, तो एक आध हफ्ता और देख लेता हूँ। तो एक हफ्ता रुका तो और प्राइसेस गिर गए, फिर लगता है यार नहीं क्यों ज़्यादा दूँ। तो ऐसे करते करते जो बायर होते हैं, ठीक है, वो अपना जो क्या होता है, पोस्टपोन कर देते हैं परचेसेस को, ठीक है। जब परचेजेस पोस्टपोन हो जाती है तो उसके कारण दोबारा जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। डिमांड अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा? जो प्रोडक्शन है उस पर असर पड़ेगा, है ना। डिमांड अगर बहुत कम हो गई है तो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो आदमी देख रहा है कि उसका सरप्लस पड़ा हुआ है, तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। प्रोडक्शन अगर रुकेगा तो क्या होगा? लेइंग ऑफ होगा, मतलब जो लेबर्स हैं उनको बाहर किया जाएगा, उसके कारण क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा,
ठीक है। तो डिफ्लेशन जो है बहुत डेंजरस होता है, ठीक है, डिफ्लेशन जो है बहुत डेंजरस होता है। अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो फिर रिसेशन आ सकता है, तो डिफ्लेशन से रिसेशन की शुरुआत होती है, ऐसा एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाले मानते हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू हैं डिफ्लेशन को लेके, लेकिन जनरली ये बिलीव किया जाता है कि डिफ्लेशन का मतलब है जो डिमांड है वो मार्केट में कम हो रही है, उस डिमांड के कम होने के कारण प्राइसेस कम हो रहे हैं, और प्राइसेस कम हो रहे हैं जिसके कारण जो लोग परचेज़ होंगे वो दोबारा क्या करेंगे, और अपने जो परचेज़ होंगे उसको पोस्टपोन कर देंगे। अब परचेज़ पोस्टपोन कर देंगे तो फिर डिमांड और कम हो जाएगी, डिमांड और कम होगी तो फिर प्रोडक्शन जो है रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुक जाएगा तो लेइंग ऑफ हो जाएगा, लेइंग ऑफ होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो रिसेशन आ जाएगा, ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल चलता है, ये साइकिल जो है शुरू हो जाएगा, और इट्स अ विशियस साइकिल, इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता। समझ में आया क्या? ठीक, तो फिर ठीक है, इसके कारण एक और चीज़ें होगी इसी स्कूल के हिसाब से, जो बिज़नेस हैं उनको लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? ऑब्वियसली जब जो है जो प्राइसेस हैं, है ना, वो कम हो गए हैं, लेकिन जो कॉस्ट है वो तो स्टिकी है। कॉस्ट क्या है? स्टिकी है। जो हमारी इनपुट कॉस्ट है वो उतनी है, और जो प्राइसेस जो बिक रहा है आइटम वो और कम हो गया है, तो हम इनके प्रॉफिट तो ख़त्म ही हो जाएंगे, इवन लॉस होने लगेंगे। इनपुट क्यों चेंज नहीं हो रहा है? इनपुट मान लीजिए लेबर की जो कॉस्ट है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखते हैं जनरली लेबर लोग, अगर आपकी 3 साल 6 मतलब 3-4 लाख रुपए का पैकेज है, तो सडनली ऐसा तो नहीं होगा कि अब मार्केट में जो है रिसेशन आ गया तो आपको जो है या तो बाहर करने का ऑप्शन है, लेकिन सैलरी कम नहीं होती है, ठीक है, बीच में। तो जो आपके इनपुट के प्राइसेस हैं वो स्टिकी है, तो जो बिजनेसमैन होता है उनको डिफ्लेशन टाइम पे लॉसेस होते हैं। वहीं उल्टा होता है, जब इन्फ्लेशन होता है तो बिजनेसमैन को जो है प्रॉफिट होता है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? डिफ्लेशन के कारण क्या होता है? जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है। जैसे कि इन्फ्लेशन के टाइम इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, वैसे डिफ्लेशन के टाइम डिमांड बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, जो आरबीआई होगी वो इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर देगी, जिसके कारण क्या होगा, जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो बहुत बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि 7% इन्फ्लेशन है सपोज़, और आपने 100 रुपये का एक आइटम लिया और 7% उस समय आपको इंटरेस्ट रेट लग रहा था, तो आपको 1 साल बाद जो है 107 रुपये देना पड़ा। अगर आप नेक्स्ट इन्फ्लेशन भी 7% है तो उसकी वैल्यू भी 1 साल बाद कितनी हो गई? 107। तो आपको तो कुछ रियल जो है आपको प्राइस तो कुछ बढ़ा ही नहीं, आपको 1 साल बाद खरीदते तो 107 रुपये देना पड़ता, मतलब रियल जो इंटरेस्ट रेट था इसमें ज़ीरो था, आपको इंटरेस्ट रेट ज़ीरो पड़ा, ठीक। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो 7 पड़ा, तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, ठीक। तो जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम हो जाएगा, और प्राइसेस जो है डिफ्लेशन भी कम हो रहा है, तो जो हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई हो जाएगा। तो जो बोरोवर्स होंगे उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके लिए भी डिफ्लेशन में जो है उनको बहुत इशू हो जाएगा, क्योंकि उनका जो कर्ज है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो लेंडर होंगे उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जब भी आप बोरो करते हो और इन्फ्लेशन होता है तो आपको फ़ायदा होता है, और जब भी आप डिफ्लेशन होता है और आप बोरो कर रहे हो तो आपको नुकसान होता है, ठीक है। तो बोरोवर को नुकसान कब होगा? डिफ्लेशन में, और फ़ायदा कब होगा? इन्फ्लेशन में। वैसे ही लेंडर को फ़ायदा कब होता है? डिफ्लेशन में, और इन्फ्लेशन में लेंडर को नुकसान होता है, ठीक है। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुका है सेम क्वेश्चन, ठीक है, एक बार आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। जो दूसरे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि डिफ्लेशन कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्री है जैसे कि यूएस, जापान, जहाँ पर जो है डिफ्लेशन रहा है लेकिन ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? इन सच केसेस में जो डिफ्लेशन है वो बेसिकली किसके कारण है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन जो मनी है वो उसकी सप्लाई कम है। मतलब आपके पास ख़रीदने के लिए चीज़ें कम हैं, ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है, और जो सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट में। तो ऑटोमेटिकली सप्लाई ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा कि सप्लाई एक्सेस में है, तो जो प्राइसेस होंगे वो कम हो जाएंगे, तो इसके कारण भी डिफ्लेशन होता है। तो दूसरे स्कूल की जो थॉट है बिलीव करता है कि डिफ्लेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, ठीक। थर्ड स्कूल, एक और जो व्यू है जो इकोनॉमी स्कूल है, वो क्या बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि डिफ्लेशन से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान हो सकता है कि जो रीएलोकेशन ऑफ सोर्सेज है, रिसोर्सेज का जो रीएलोकेशन है वाली प्रोसेस भी चल सकती है। जैसे कि जो स्पेंडिंग जिसमें जनरली लोग, जिसमें जो ऑफिशियल डेटा है वो पर्टिकुलर गुड्स का होता है, एक पर्टिकुलर बास्केट का होता है, हो सकता है उसमें स्पेंडिंग ना कर रहे हो और अभी किसी और जगह स्पेंडिंग कर रहे हो, तो उसमें स्पेंडिंग नहीं करेंगे तो उसके प्राइसेस कम होंगे, तो लोगों को लगेगा डिफ्लेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक थर्ड स्कूल का व्यू है। तो तीनों अलग अलग स्कूल के व्यू हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्कूल है वो जनरली डिफ्लेशन विल लीड्स टू, और वही एक नॉर्मली जो एक इकोनॉमी जो साइंटिस्ट हैं उनमें कंसेंसस है कि जो फर्स्ट व्यू है डिफ्लेशन हो रहा है तो इट कैन मे बी लीड टू रिसेशन इन अ फ्यूचर, ठीक है।
तो ये हमारा डिफ्लेशन वाला हो गया। अगर हमें डिफ्लेशन हो जाता है तो हमें कैसे डील करना है, तो कीन्स क्या बोल रहे हैं, अगर आप डिफ्लेशन हो रहा है तो आप क्या करिए, डायरेक्टली फिस्कल स्टिमुलेशन दीजिए। ठीक है, फिस्कल स्टिमुलेशन मतलब आप बेसिकली डायरेक्टली गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए और गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ सके। कैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है, मान लो मनरेगा से, अब मनरेगा से जैसे ही गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, अब मनरेगा से रोड बनाना चालू की, तो क्या होगा, सडनली लेबर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब लोगों को लेबर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जो लोहे के प्राइसेस हैं, है ना, अपने रोड बनाई तो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उनसे आप लोहे लेना चालू कर दिया। अब मैं तो वेट कर रहा था कि प्राइसेस कब तक के गिरेंगे मुझे पता नहीं, मैं वेट कर रहा था। अब सडनली प्राइसेस थम गए क्योंकि गवर्नमेंट ने लेना चालू कर दिया मनरेगा के लिए लोहा, तो प्राइसेस थमे और थोड़े से प्राइस बढ़े तो मैं भी लेना चालू कर दूंगा। ऐसे ग्रोथ जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। अब सब लेना शुरू कर देंगे तो वापस जो है क्या होगा कि डिमांड बढ़ने लगेगी। अब जैसे ही लोहा के प्राइसेस बढ़ेंगे तो सब लोग इकट्ठा खरीदेंगे कि अभी ले लो, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो एकदम से सारी डिमांड जो है बहुत तेज़ी से वापस बढ़ने लगती। तो फिस्कल स्टिमुलेशन या फिस्कली जो है डायरेक्टली इंटरवेंशन करने की ज़रूरत रहती है। मॉनिटरी पॉलिसी जनरली अकॉर्डिंग टू कीन्स इनइफेक्टिव होती है। हमें ये सब नहीं जानना है कि क्यों इनइफेक्टिव होती है, लेकिन इतना जानना है कि जो फिस्कल जो डायरेक्टली एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो इफेक्टिव होता है ऐसे समय में अकॉर्डिंग टू कीन्स। ये हमारा डिफ्लेशन का हो गया। जो मेन अपना पॉइंट्स थे, जो डिफ्लेशन के कॉन्सेप्ट से, जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट थे, होपफुली आप लोगों को समझ में आएंगे होंगे। लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, इतने सारे न्यूज़पेपर हम लोग आपको एक ही जगह प्रिसाइज कंटेंट दे रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।